हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और बचे हुए समय का हमें बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। तो जो भी प्रश्न आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, आपके यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही सेलेक्टेड होंगे। साथ ही कुछ हम कथन यानी कि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन को करेंगे। मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट जो आपसे पूछे जाते हैं कि यह किसने कहा है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पेडागोजी से है। पेडागोजी भी सी टेट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षाओं के लिए भी है। ये अलग बात है, सी टेट में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपी टेट सुपर टेट में थोड़े कम आते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए पेडागोजी सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। यह क्या है? आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं और आप अगर बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ आपने जिस तरीके से पढ़ाया एज इट इज सेम टू सेम बच्चे वो सुना सकते हैं, बता सकते हैं, तो यह समस्यात्मक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यक्ति या बच्चे अनुभव की व्याख्या करते हैं। जो चीज़ आपने उनको सिखाया, उससे जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे जो एक्सपीरियंस हुआ, वह अनुभव की व्याख्या कर सकते हैं, न कि ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, यह समस्यात्मक है ऐसा सोचना कि बच्चे सेम टू सेम सुना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? यूपी टेट के लिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। तो यह है प्रेरणा, मोटिवेशन। जब किसी भी कार्य को लेकर आप प्रेरित होते हैं, तभी आप उस कार्य को प्रारंभ करते हैं और उसको जारी रखते हैं और नियमित करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यूपी टेट एग्जाम में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे तो सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यह जो प्रेरणा है, सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा, शिक्षक बन जाएंगे, जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, या क्या है, यहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है यूपी टेट की तैयारी करने का। ठीक है, तो यही प्रेरणा आपको तैयारी आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेनले हॉल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो हॉल, जहां पे भी स्टेनले हॉल का नाम आया, आप समझ जाइएगा कि वयस्कों की बात हो रही है। ठीक है, वयस्कों या किशोर बच्चों की बात हो रही है, बड़े बच्चों की बात हो रही है। ठीक, तो स्टेनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरों की मनोविज्ञान, स्टेनले हॉल ने किशोरों पर, वयस्कों पर अध्ययन करके अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बहुत सारी बातें बताई थी किशोरों के बारे में। तो चलिए, स्टेनले हॉल का सिद्धांत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो यूपी टेट है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का भंडार है। ठीक है, इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और अपना सी टेट जो है उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जानी है, और सी टेट में समझने वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी? तो बुद्धि लब्ध यानी कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला जो होता है, सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो इसका है यम्मे बटे सी ए। ठीक है, यम्मे बटे सी ए गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु, यम्मे हो गया मानसिक आयु, सी ए हो गया वास्तविक आयु। ठीक है, गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी है इस बच्चे की? 10 वर्ष है। उसके बाद वास्तविक आयु कितनी है? सी ए 8 वर्ष है। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कितना आएगा, इसको काटेंगे पीटेंगे तो 125 सही आंसर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है, एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, वैसे आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप सभी ने पढ़ी जरूर होंगी।
अगला देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर है बी, व्यवहारात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? व्यवहारात्मक सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जब बच्चे अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक द्वारा यह विचार दिया गया है कि जब बच्चे अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद मिलता है। ठीक है, यह विचार थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं? जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है अधिगम अंतरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिगम अंतरण कहलाता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। जब भी नहीं वर्ड आए तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, तर्क करना। ठीक है, तर्क करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईएफ 2005। देखिए सी चैट में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में एनसीईएफ 2005 के अनुसार लिख कर आता है, लेकिन यूपी चैट शिक्षक भर्ती अन्य परीक्षाओं में एनसीईएफ 2005 नहीं लिखा होता है, लेकिन बाकी की चीज़ें एनसीईएफ से ही होती हैं, यानी कि एनसीईएफ आप पढ़े होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूपी चैट हो, शिक्षक भर्ती हो, सब में एनसीईएफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं कि, तो याद रखिए एनसीईएफ 2005 में बताया गया है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं वह सीखने का एक अभिन्न अंग होती हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए। ठीक है, यानी कि गलतियां भी सीखने का हिस्सा होती हैं, गलतियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं और शिक्षक को यह चीज़ उपलब्ध कराती हैं कि बच्चों में क्या कमी है और क्या सुधार उसमें किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन मूल्यांकन 100% क्वेश्चन आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? क्वेश्चन नंबर 11, तो सही आंसर हो जाएगा डी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जो पिछला वीडियो सीडीपी का आपको पढ़ाया गया है उसमें बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं। नीचे 30-35 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, यूपी चैट के लिए हेल्पफुल होगा। तो आकलन जो होता है वह शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को कुछ भी तो आकलन भी साथ में चलता रहता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो बच्चा कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? एक औसत बुद्धि का बच्चा यदि भाषा को पढ़ने, ठीक है, या समझने में कठिनाई व्यक्त करेगा तो उसमें क्या होगा, कौन सी अधिगम अक्षमता होगी? ये सभी चारों क्या हैं? ये सभी अधिगम अक्षमता है, ध्यान रखिएगा, अधिगम अक्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। जब भी बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करेगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा, गणित संबंधी दिक्कत होगा तो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा, पढ़ने संबंधी दिक्कत होगा डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 13, सभी को पता है विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है विकास हमेशा। और विकास कैसा होता है बच्चों का? मस्तोदमुखी होता है, यानी कि सिर से, बच्चे के सिर से पैर की तरफ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों के सर से पैर की ओर विकास होता है, इसको मस्तोदमुखी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, तो शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की,
एनसीएफ वगैरह में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एनसीएफ आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर फटाक से आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एनसीएफ का नाम नहीं लिया गया है, इस क्वेश्चन में एनसीएफ का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये आंसर एनसीएफ से ही निकल के सामने आएगा। तो 14 का ए सही हो जाएगा। टीचर हमेशा एक सुविधादाता सुगम करता होता है, ठीक है, चीज़ों को आसान बना देता है, सहयोगी होता है बच्चे का, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। सीखने का वक्र यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, तो बेहतर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अहम निर्देशित होता है, अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 16। तो ठीक है, इसका सही आंसर आपको पता होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग देंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। और यूपी टेट में इदम अहम पराहम ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता 100% होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अगर आपको नहीं इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा सीडीपी वीडियो का, ठीक है, सीडीपी वीडियो का, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ऐसे सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17। तो सही आंसर है डी, यूंग के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है, तो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। आपका ध्यान तब तक केंद्रित नहीं होगा जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस टॉपिक को लेके, ठीक है। चलिए, रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान केंद्रित करने के लिए, इंटरेस्ट जरूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, तो सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों पर। ध्यान रखिएगा, मैकडूगल ने 14 प्रकार की कुल मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ठीक है। किसने बताई हैं, मैकडूगल ने, ठीक है। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, आपको याद रखनी है। मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इसके बाद हम जो कथन वाले हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, वो भी पढ़ लेंगे, जो मनोवैज्ञानिकों के थ्योरी से आते हैं कि यह किसने कहा है। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं है आएगा तो अंडरलाइन कर लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20। तो वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी निरंतरता, समन्वय, व्यक्ति भिन्नता, ये सारी चीज़ें क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। याद रखिएगा कि बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है और वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सिखाने के किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सिखाने के किस नियम पर आधारित है, तो 21वें का सही हो जाएगा सी, तत्परता के नियम पर आधारित है। फैक्ट बेस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब फटाफट 5 मिनट में वन लाइनर जो मनोवैज्ञानिकों के थ्योरी से आती हैं चीज़ें, स्टेटमेंट दे दिया होता है और आपसे पूछता है किसने कहा है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। पहला है मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। दूसरा है मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है, तो वाटसन ने माना है, बहुत बड़े व्यवहारवादी थे, आप सभी को पता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि वाटसन कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मनोविज्ञान अध्ययन है, तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 21वीं सदी में व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है मनोविज्ञान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वो क्या है, तो ठीक है, साइकी और प्लस लोगस। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है, महात्मा गांधी ने माना है। अगला है हमारे सामने, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे, तो पंपोलॉजी थे। अगला है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना था, उंट, वाइस और जेम्स ने माना था। उसके बाद अगला है
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो उंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये सभी वन लाइनर है जो एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ईजी है, अभी आने के चांस कम है, लेकिन आगे जो अभी और आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड है, इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने कहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल, ठीक है, नहीं दिया गया है। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? तो मन की है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह मन की परिभाषा है। अगला है, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ग्रीक भाषा से हुई थी। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है सीखने से, अधिगम से। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ट्रेवर ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। अब देखिए यहाँ पे जो है विशुद्ध विज्ञान, कोई स्टेटमेंट दिया होगा, वहां लिखा होगा कि मतलब विशुद्ध विज्ञान माना गया है, तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो जेम्स ट्रेवर के द्वारा। आपको यही याद रखना है कि विशुद्ध विज्ञान शब्द आए तो जेम्स ट्रेवर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मन का वैज्ञानिक अध्ययन आए तो वैलेंटाइन हो जाएगा, ये चीजें याद रखनी है। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो मानव, जीव जंतु तथा संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मनोविज्ञान का ही जो शाखा है आपका सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें बच्चों का अध्ययन किया जाता है, बच्चों के मस्तिष्क का, उनके मन का, ठीक है। चलिए अगला है, व्यवहारवाद का के जन्मदाता माने जाते हैं वाटसन। अगला है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला शब्द जब आए तो हो जाएगा स्किनर, आधारशिला, ठीक है। अगला है, कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? प्लूटो से। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, मैकडूगल ने कहा है। मूल प्रवृत्तियां जब भी आए तो समझ जाइए मैकडूगल, मैक्सिमम चांस है, सही आंसर होगा। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय बीने साइमन ने दिया था। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, ध्यान रखिएगा। नवीन शब्द जब आए, नवीन, ठीक है, नया, तो वुडवर्थ का परिभाषा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? जिज्ञासा होगा, तभी आप सीख पाएंगे कोई चीज। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है तो बालक होता है। अगला है, मनोविज्ञान, एक चीज याद रखिएगा, बालक को ही हमेशा महत्व देना है आधुनिक शिक्षा में। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने की उसकी उन्नति में योग देता है, यह कथन किसका है? चलिए, कुप्पू स्वामी का। तीसरा है, सॉरी 30, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कैसी है? वैज्ञानिक है। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? तो एडम्स ने कहा है, ठीक है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। संवेग में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक दोनों के लिए। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। एडोलेंसेस किसकी रचना है? तो जीएस हॉल की है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, स्टेनले हॉल जो है, जब भी किशोरों की बात होगी, ठीक है, किशोर बच्चों की, यानी कि वयस्क बच्चों की, तो समझ जाएगा स्टेनले हॉल का ही सिद्धांत है। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता है। अगला है, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? निदानात्मक होगा।
यानी कि जो कक्षा से भाग जाते होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। 39, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है। उसका उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसे शिक्षार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर ने कहा है। चलिए, इसमें से उम्मीद करते हैं कि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपके यूपी टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।